हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान विहार कोचिंग सेंटर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको जाल या नेटवर्क के बारे में बताया था। इसके बाद हमने लीनियर और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा में लीनियर इम्पीडेंस को बताया था। लीनियर इम्पीडेंस इसको हम बता चुके हैं। इसके बाद में है बाइलेटरल इम्पीडेंस। कल हमने आपको रैखिक प्रतिबाधा और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा के बारे में बताया था। ठीक है, लीनियर इम्पीडेंस क्लियर है। अब देखते हैं बाइलेटरल इम्पीडेंस या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है। ये क्या है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। देखिए, लीनियर इम्पीडेंस में प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व आदि के एग्जाम्पल को हमने लिया था। ये जो है लीनियर इम्पीडेंस को शो करते हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है, पहले समझिए इसको। यदि किसी युक्ति में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति में धारा की दिशा को चेंज कर दे, हम क्या करते हैं? धारा की दिशा को चेंज कर दें और चेंज करने पर इसकी प्रतिबाधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस युक्ति की जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, वो द्विपार्श्विक या बाइलेटरल इम्पीडेंस कहलाती है। छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। यदि किसी भी युक्ति में प्रतिरोध और संधारित्र और प्रेरकत्व हो, ये तीनों ही जो युक्तियां हैं, ये लीनियर प्रतिबाधा के साथ साथ द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी शो करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इसमें जैसे देखिए, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, ठीक है, इसका तीसरा, ये इसका विकर्ण, ठीक है। इसमें यदि हम क्या करें, धारा की दिशा को चेंज कर दें, मान लीजिए धारा की दिशा ये है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में धारा की दिशा ये है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करें, इसकी धारा की दिशा को चेंज कर दें, धारा इस दिशा में प्रवाहित कर दें। कौन सी कंडीशन हो गई? सेकेंड, ठीक है। यदि दोनों ही कंडीशंस में इसकी प्रतिबाधा नियत रहती है, चेंज नहीं होती है, प्रतिबाधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह प्रतिबाधा क्या कहलाती है? द्विपार्श्विक या बाइलेटरल इम्पीडेंस कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? लीनियर इम्पीडेंस कल बता चुके हैं और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा हमने यहाँ पर शो की है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व आदि जो युक्तियां हैं, ये बाइलेटरल इम्पीडेंस शो करती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य युक्तियां, जैसे हम क्या लें, डायोड लें, ट्रायोड लें, आईसी लें, ये सारी जो युक्तियां हैं बाइलेटरल इम्पीडेंस शो नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें धारा की दिशा चेंज करने पर प्रतिबाधा भी इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर है लीनियर इम्पीडेंस और बाइलेटरल या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे। इसके आगे सर्किट एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स ऐसे और हैं जिसके बारे में जानना आवश्यक है। इसके लिए हम देखते हैं शाखा। नेक्स्ट पॉइंट, शाखा। हमने जाल या नेटवर्क देखा,
लीनियर एंड बाइलेटरल इम्पीडेंस को देखा। अब देखते हैं ब्रांच या शाखा क्या है। ब्रांच या शाखा क्या है, तो देखिए शाखा के लिए मैं आपको यहां पर एक सर्किट बनाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर एक सर्किट ड्रा कर रहा हूं। मैंने एक सर्किट ड्रा किया यहां पर, ठीक है, जिसमें ठीक है एक सर्किट बनाया मैंने यहां पर। ये एक सोर्स है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट। यहां पर मैं पॉइंट डालता हूं ए बी, इसको मैंने सी डाला, ये डी और ये ई, ठीक है। ये विभिन्न यहाँ पर रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसमें बताना है कि शाखा क्या होती है। हम शाखा को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो देखिए विभिन्न प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस सर्किट में हमको ये बताना है कि शाखा क्या होती है। तो शाखा को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी सर्किट या परिपथ का वह भाग या किसी जाल का वह भाग या वह पार्ट जिसमें धारा का मान नियत रहता है। धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है, उसमें धारा चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो उसके लिए देखिए इसमें ऐसे कौन से पार्ट हैं जिसमें धारा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो विभिन्न शाखाएं हैं, एक ए बी शाखा है, एक बी सी है, ठीक है ना। इसको मैंने देखिए ए बी सी डी ई, एक यहाँ पर, चलो इसको ले लेते हैं अपन यहाँ पर डी, इसको ले लेते हैं ई और इसको ले लेते हैं एफ। देखिए यहाँ पर ए बी बी सी सी डी और यहाँ पर सी ई एंड बी एफ, ये जो यहाँ पर ये विभिन्न शाखाएं हैं। तो देखिए ए में, ए बी शाखा में क्या धारा चेंज होती है, जो धारा यहाँ पर है वही धारा यहाँ पर रहेगी, वही आगे तक रहेगी, ठीक है। तो धारा यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। तो ये विभिन्न शाखा कहलाती है। किसी भी जाल में, किसी भी नेटवर्क में, किसी भी परिपथ में ये जो पार्ट हैं ये क्या कहलाते हैं, शाखा कहलाते हैं। शाखा कौन कौन से हुए यहाँ पर, ए बी बी सी सी डी और सी ई एंड बी एफ, ये विभिन्न शाखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि किसी भी नेटवर्क में, किसी भी परिपथ में शाखा क्या होती है, ठीक है। इसकी बाद में ये अपना थर्ड पॉइंट था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं संधि। संधि या नोड। हमें इस सर्किट में ये बताना है कि नोड क्या है या संधि क्या है। देखिए संधि को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी परिपथ में या नेटवर्क में या जाल में वे पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, वे पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, संधि या नोड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मालूम चल रहा होगा ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं। स्पष्ट रूप में यहाँ पर देखिए, तो पहला जैसे कि ये है, इसमें एक नोड या संधि है जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिल रही हैं। इस पर भी दो या दो से अधिक शाखाएं मिल रही हैं और एक पॉइंट अपन ले लें यहाँ पर ई, इस पर भी दो या दो से अधिक शाखाएं मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर ये शाखा मिल रही है, एक शाखा मिल रही है, एक शाखा, बी पॉइंट पर 3 शाखा मिल रही है, सी पॉइंट पर देखिए यहाँ पर भी 3 शाखाएं मिल रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम ई पॉइंट पर ले, ई पॉइंट पर भी देखो एक ये वाली शाखा मिल रही है आकर, एक ये वाली शाखा मिल रही है, इसको अपन ले ये शाखा मिल रही है। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, बी सी
या ई, बी, सी या ई जो पॉइंट्स हैं ये नोड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं या संधि कहलाती है। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब कहोगे आप कि सर आपने इसको संधि क्यों नहीं माना, डी को यहाँ पर क्यों नहीं संधि माना आपने? क्योंकि डी पर भी एक ये वाली शाखा मिल रही है, ठीक है ना, एक ये वाली सिर्फ 2 शाखा मिल रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर भी लेंगे अपन तो सिर्फ एक शाखा ये, इस पॉइंट पर एक शाखा ये वाली मिल रही है, एक ही वाली शाखा मिल रही है। ये यहाँ पर सोर्स है, इसको अपन शाखा नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर अपन ने बी सी ई को यहाँ पर क्या नोड या संधि के रूप में लिया है। इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो हमने शाखा देखा, संधि देखा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। एट लास्ट में हम देखते हैं पाश या लूप क्या होता है। एट लास्ट में है चौथा पॉइंट यहां पर पाश या लूप, ठीक है ना, पाश या लूप। तो देखिए इसी में हम देखते हैं पाश या लूप होता क्या है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी विद्युत परिपथ या जाल या नेटवर्क में वह भाग, कौन से? वह भाग या विभिन्न शाखाओं से निर्मित बंद पथ, कौन सा? विभिन्न शाखाओं के द्वारा बंद पथ, वो क्या कहलाता है? पाश या लूप कहलाता है। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है हमको कि पाश का मतलब क्या होता है? एक बंद पथ होता है। लूप का मतलब क्या होता है? एक बंद पथ होता है। तो यहाँ पर देखिए और देखकर बताइए कि इसमें कौन सा पाश या लूप है। तो देखिए क्लियर हो रहा है यहाँ पर हमको। अगर हम एक फर्स्ट ये वाला लूप ले लें, सेकंड ये वाला लूप ले लें, थर्ड ये वाला लूप ले लें, तीनों यहाँ पर क्या है? पाश या लूप कहलाते हैं, बंद पथ है। तो इसमें फर्स्ट लूप कौन सा है? फर्स्ट लूप को यहाँ पर हमें मिलेगा ए बी एफ ए। कौन सा लूप है? ए बी एफ ए। इस पाश या लूप में विभिन्न शाखाएं हो सकती हैं, सोर्स हो सकता है, ठीक है ना। एक ये बंद पथ बना रहा है, तो इसमें फर्स्ट लूप इसका ये है। इसी प्रकार से सेकंड लूप इसमें कौन सा है? बी सी ई एफ बी। कौन सा है? सेकंड लूप इसमें जो है वो है अपना बी सी ई एफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप और तीसरा लूप कौन सा है? यहाँ पर सी डी एंड थर्ड लूप है अपना सी डी ई सी। आया सुन के? हमने एक सर्किट लिया, एक नेटवर्क या जाल लिया, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न जो लूप यहाँ पर बन रहे हैं उन्हें बताया। इसके पहले हमने इसमें शाखा बताई, संधि क्या होती है, नोट्स वो हमने यहाँ पर आपको बताए, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस में जो आगे जो इससे संबंधित थ्योरम्स हम देखेंगे, आगे के टॉपिक्स जो हम देखेंगे, उसमें ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हमें मालूम होनी चाहिए। वो मैंने आपको कुछ कल बताई थी, कुछ आज इस लेक्चर में बता दी है, ठीक है। इसके बाद में नए लेक्चर में हम आपको सर्किट एनालिसिस के अंतर्गत विशेषतया यूज में लिया जाने वाला नियम, किरचॉफ का नियम, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे। किरचॉफ ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें प्रथम नियम
नियम कहलाता है? प्रथम नियम धारा का नियम कहलाता है, जो कि आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। ठीक इसी प्रकार से किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टता का नियम कहलाता है। इसका नियम कहलाता है वोल्टता का नियम कहलाता है, और जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको किरचॉफ के दोनों नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे देखिएगा, समझना इसको। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम आपको प्रॉब्लम्स को दूर करने की अवश्य कोशिश करेंगे। वैसे आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक्स।